हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने संपत्तियों को काफ़ी विस्तार से समझा। आज के इस वीडियो में भी हम लोग लेखांकन शब्दावलियाँ समझेंगे। और आज की जो वीडियो है वो दायित्व को लेकर है कि दायित्व किसे कहा जाए, दायित्व कितने प्रकार के होते हैं, दायित्व का क्या अभिप्राय है और ये व्यापार को किस प्रकार से आपके कौन सा प्रभावित करता है, क्या महत्व है दायित्व का व्यापार में। इस सभी टर्म्स को आज हम काफ़ी विस्तार पूर्वक समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर से दबाएं। यह आपका ही यूट्यूब चैनल है, आप लोगों की हेल्प के लिए ही प्रिपेयर किया गया है। किसी प्रकार का कोई चार्जेस वगैरह आपसे हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। सभी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं और लगभग नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये सभी वीडियोस मैंने प्रिपेयर करी हैं। देखें आज की वीडियो। सबसे पहले समझें दायित्व को लेकर, दायित्व किसे कहा जाए। दायित्व को हम लोग लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। इसकी ये टर्म्स आप लोगों को याद होनी चाहिए, इंग्लिश में टर्म्स आनी चाहिए क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, सभी कुछ अकाउंटिंग आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। लायबिलिटी यानी दायित्व किसे कहा जाए, वह राशि जो व्यापार को स्वामी को छोड़कर अन्य पक्षों को भुगतान करनी है उसे हम दायित्व कहते हैं। यानी वो राशि जो निकट भविष्य में या यूं कह दें कि भविष्य में स्वामी के अतिरिक्त जिन किसी भी व्यक्तियों को आपको भुगतान करनी है वो समस्त राशि व्यापार का दायित्व है यानी लायबिलिटी है। तो दायित्व उस भुगतान को कहा गया जो आपको भविष्य में करना है और ये भुगतान स्वामी के अतिरिक्त होना चाहिए या स्वामी के अलावा किसी अन्य पक्षकार को अगर आपको कोई रकम भविष्य में भुगतान करनी है तो वो व्यापार का दायित्व यानी लायबिलिटी कहलाता है। अब प्रश्न आता है कि दायित्व को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। अगर व्यापार की कुल संपत्तियों में से अगर पूंजी घटा दी जाए तो शेष राशि जो बचेगी वो व्यापार का दायित्व कहलाता है। तो पूंजी वो आपकी राशि है जो स्वामी को भुगतान करनी है, तो स्वामी के अतिरिक्त जो रकम भुगतान करनी है वो सब व्यापार के लिए क्या है, दायित्व। और आपको ये तो पता ही पड़ गया है कि व्यापार की कुल संपत्तियां व्यापार के कुल दायित्व के बराबर होती हैं और कुल दायित्व में दो चीजों का सम्मिलित योग होता है, व्यापार के स्वामियों की पूंजी और दूसरा बाहर के पक्षकारों का दायित्व। इन दो को मिला दें तो व्यापार के कुल दायित्व बन जाते हैं और ये व्यापार की कुल संपत्ति के बराबर होता है। तो अगर दायित्व को पता करना है तो कुल संपत्तियों में से पूंजी की राशि घटा दें तो व्यापार के बाहरी दायित्व आपको पता पड़ जाएंगे। अब दायित्व को और विस्तार पूर्वक अपन समझें, उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को दे रखे हैं। व्यापार के स्वामी को अगर आपको कोई रकम भुगतान करनी है तो वो भी आपके कौन सा दायित्व है, पर वो आंतरिक दायित्व कहलाता है। लंबी अवधि के अगर आपने ऋण लिए हैं तो वो व्यापार के लिए क्या है, दायित्व स्वरूप हैं। 2, 5, 10 साल के लिए आपने लोन लिया है, ऋण पत्र डिबेंचर्स आपने जारी करे हैं तो वो भी व्यापार के लिए दायित्व के रूप में होगा। लेनदार क्रेडिटर्स, वो पक्षकार जिससे उधार माल खरीदा है, तो उधार खरीदा है, पेमेंट कब करोगे, भविष्य में करेंगे, तो ये लेनदार भी व्यापार का क्या बन जाएगा, दायित्व बन जाएगा। अगर लेनदारों को आपने विपत्र स्वीकृत करके दिया है लिखित में कि मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद इतने रुपए आपको भुगतान करूंगा, तो ऐसी लिखित सहमति आपकी देय विपत्र कहलाती है और ये भी व्यापार का क्या है, दायित्व, क्योंकि इसका भुगतान आपको भविष्य में करना है। बकाया खर्च, ये भी व्यापार के दायित्व हैं। किसी व्यक्ति विशेष से या संस्था से सेवाएं सुविधा तो प्राप्त कर ली है पर बदले में प्रतिफल का भुगतान नहीं किया है तो ये बकाया खर्च कहलाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। इसका भी भुगतान अब आप कब करेंगे, भविष्य में करेंगे, तो ये भी व्यापार का दायित्व है। बैंक में अगर आपके व्यापारी कौन सा खाता खोलता है, चालू खाता खोलता है। चालू खाते पर बैंक व्यापारी को उसकी ख्याति के अनुसार एक सुविधा प्रदान करता है जिसको नाम दिया
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये बैंक अधिविकर्ष क्या है? बैंक अपने इस व्यापारी को जिसने चालू खाता खुलाया है उसकी ख्याति के अनुसार एक सुविधा देता है कि वो अल्पकाल के लिए, कम अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आवश्यकता पड़ने पर जमा रकम से ज्यादा रकम भी खाते से निकाल सकता है। तो अधिक के राशि जो खाते में जमा राशि से अधिक है, अगर उसके निकालने की सुविधा आपको मिली हुई है तो ऐसी स्थिति में या उस सुविधा को क्या नाम दिया? बैंक अधिविकर्ष। पर यह राशि अल्पकाल के लिए होती है। जैसे ही खाते में राशि जमा होगी, बैंक पहले अपने अतिरिक्त दी गई राशि को काटेगा, शेष फिर खाते में जमा करेगा। यह भी व्यापार के लिए दायित्व स्वरूप है। इसी प्रकार से अगर आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन लिया है, वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या है? दायित्व हैं। तो ये कुछ मैंने दायित्व के आपको कौन सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए हैं कि व्यापार में क्या दायित्व है। ये स्वामी ऑनर जो है वो लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, ये आंतरिक दायित्व है, ये ध्यान रख लेना। तो ये मैंने लिख दिया है, पर ये आपके दायित्व का पार्ट नहीं है, ये दायित्व के अतिरिक्त है। कुल आपके दायित्व का उदाहरण मैंने इसके अंदर दिया है। अब इसी में विस्तार पूर्वक समझते हैं कि व्यापार के जो दायित्व हैं उन दायित्वों को हम लोग वर्गीकृत करें तो उसके लिए आधार मानेंगे। तो पहला आधार है पक्षकार के आधार पर कि किसे पैसा देना है। इस आधार पर हम दायित्व को दो भागों में बांटते हैं, जो आपके आते हैं आंतरिक दायित्व और कौन सा? बाह्य दायित्व। तो आंतरिक दायित्व जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पूंजी यानी आपके स्वामी को भुगतान की जाने वाली राशि आंतरिक दायित्व कहलाती है। इसी प्रकार से एक और प्रकार है समय के आधार पर दायित्व को हम दो भागों में बांटते हैं। दीर्घकालीन दायित्व जो कि दीर्घकाल में भुगतान करने हैं, और एक है अल्पकालीन कौन सा दायित्व। अब इनको विस्तार पूर्वक समझें कि आंतरिक दायित्व किसे कहा जाएगा। आंतरिक दायित्व इसको ऑनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं, इंटरनल लायबिलिटी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आंतरिक दायित्व, इंटरनल लायबिलिटी, इसका सीधा सीधा संबंध किससे होता है? व्यापार के स्वामी से होता है। वे सभी राशियां जो कि व्यवसायिक संस्थान के व्यवसाय के स्वामी या स्वामियों को देनी है, वही आंतरिक दायित्व कहलाती है। तो स्वामियों को भुगतान की जाने वाली राशि को हमने क्या नाम दिया? आंतरिक दायित्व, इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल के रूप में अगर कोई राशि आपको देनी है स्वामी को, तो वो आंतरिक दायित्व का ही भाग है। इसी प्रकार से अगर लाभों में से आपने किसी संचय का निर्माण करा है या व्यापार के लाभ जो पूर्णतया वितरित नहीं हुए हैं, अवितरित लाभ, तो वो सभी पर अधिकार किसका होता है? व्यापार के स्वामी का होता है। इसलिए संचित या अवितरित आपके कौन सा लाभ की जो राशि है या जो मुक्त संचय हैं, ऐसे संचय जो अभी काम नहीं आए हैं, वो किसी पर्पस के लिए प्रिपेयर नहीं किए गए हैं, ऐसे मुक्त संचयों पर अधिकार किसका होता है? स्वामियों का होता है। इसलिए इन्हें भी आंतरिक दायित्व का ही हम क्या मानते हैं? भाग मानते हैं। तो जब भी इंटरनल लायबिलिटी की बात आएगी तो उसमें दो प्रकार की राशि को अपन को जोड़ना है, स्वामियों की पूंजी को और ऐसे संचय व अवितरित लाभ को जो भी वितरित नहीं किए गए हैं, तो वो व्यापार के लिए क्या कहलाएंगे? आंतरिक दायित्व यानी इंटरनल लायबिलिटी। अब समझते हैं बाह्य दायित्व को, यानी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। व्यापार के बाहर के लोगों को हमें राशि का भुगतान करना है, वो सभी आपके एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती हैं। वह राशियां जो व्यवसायिक संस्थान ने बाह्य पक्षकारों को देनी है, वो आपके कौन सा? बाह्य दायित्व कहलाते हैं। ये बाहरी पक्षकार कौन कौन से हैं उनको मैंने समझाया है, जैसे कि लेनदार जिनसे आपने उधार माल खरीदा है, उनको अल्पकाल में राशि भुगतान करनी है, तो ये लेनदार क्रेडिटर्स भी आपके क्या हैं? बाह्य दायित्व हैं। इसी प्रकार से देय विपत्र, अगर लेनदारों को आपने लिखित में स्वीकृति दी है कि मैं निर्धारित आपकी राशि का निश्चित समय पश्चात आपको या आपके द्वारा आदेशित व्यक्ति को भुगतान करूंगा, ऐसी लिखित आपके स्वीकृति देय विपत्र कहलाती है, और ये भी आपके क्या है? बाह्य दायित्व का उदाहरण है। इसी प्रकार से किसी खर्च का आपको भुगतान करना है, यानी वस्तु सेवा सुविधा प्राप्त कर ली, अब भुगतान कब करना है? भविष्य में करना है, तो ऐसा बकाया खर्च भी बाह्य दायित्व का उदाहरण है।
बैंक अधिविकर्ष मैंने समझाया है, अगर चालू खाते पर आपने जमा राशि से अधिक राशि निकाल ली है तो वो अधिक की राशि जो आपने निकाली है वही बैंक अधिविकर्ष कहलाती है। प्रश्न आता है कि जो बाह्य दायित्व हैं, चिट्ठे में दायित्व को हमने दो कैटेगरी में आपके कौन सा वर्गीकृत करेंगे पक्षकारों के आधार पर, आंतरिक दायित्व और कौन सा बाह्य दायित्व। अब इसी प्रकार से इसी दायित्व को अगर हम समय के आधार पर वर्गीकृत करें तो वो दो प्रकार के दायित्व हैं। उसमें एक आता है दीर्घकालीन दायित्व, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसको कहा गया। नाम से ही स्पष्ट है कि ये दायित्व दीर्घकालीन है, यानी जिसको आपके लंबे समय पश्चात भुगतान करना है, 2, 5, 10 साल बाद भुगतान करना है, ये दीर्घकालीन दायित्व हैं। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक लंबी अवधि सामान्यतः 1 वर्ष से ज्यादा, अल्पकालीन में 1 वर्ष से कम अवधि और आपके दीर्घकालीन में 1 वर्ष से अधिक के बाद भुगतान करना है, ये दीर्घकालीन दायित्व कहलाते हैं। तो गैर चालू दायित्व नॉन करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। लायबिलिटीज को जब आप वर्गीकृत करेंगे तो वो भी दो पार्ट में वर्गीकृत होगी, गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व। तो चालू दायित्व का मतलब है दीर्घकालीन आपके कौन सा लायबिलिटी। तो ये दीर्घकालीन लायबिलिटीज हैं, ये वो हैं जिनको 2, 5, 10 साल पश्चात आपको भुगतान करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर आपने बैंक से लंबी अवधि के लिए ऋण लिया है, 5-10 साल के लिए लिया है, तो ये दीर्घकालीन दायित्व का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर कंपनी है और कंपनी ने अगर ऋण पत्र जारी करके कौन सा बाजार से पैसा उठाया है तो ये आपके ऋण पत्र भी दीर्घकालीन होते हैं, इसलिए इसको भी अपन ने दीर्घकालीन आपके कौन सा ऋण की कैटेगरी में रखा, यानी दीर्घकालीन दायित्व माना। तो दीर्घकालीन दायित्व वो हैं जो लंबी अवधि पश्चात आपको भुगतान करने हैं, 2, 5, 10 साल पश्चात आपको भुगतान करना हो, वो दीर्घकालीन दायित्व कहलाते हैं। इन्हीं को हम गैर चालू दायित्व के नाम से भी जानते हैं। अब इसी में समझते हैं अपन चालू दायित्व, करंट लायबिलिटी किसे कहा जाए। चालू दायित्व का अभिप्राय करंट लायबिलिटी से है, इसको अल्पकालीन आपके दायित्व भी बोलते हैं, यानी अल्पकाल में जिसे भुगतान करना है वो आपके कौन सा करंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। अल्पकाल क्या होता है, 1 वर्ष से कम अवधि के अंदर 2-5 महीने में, 5-6 महीने में अगर आपको भुगतान करना है तो ऐसी राशि चालू दायित्व कहलाती है। ये ऐसे दायित्व हैं जिनका भुगतान निकट भविष्य में सामान्यतः 1 वर्ष के अंदर अंदर करना है, उन्हें हम चालू दायित्व कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आपको भी समझा चुका हूं। लेनदार जिससे उधार माल खरीदा उसको 2-3 महीने में ही भुगतान करना है, कोई 2-5 सालों के लिए उधार नहीं मिलता। एक हमको जो हमने उधार माल खरीदा है वो 1-2 महीने की ही उधार मिलेगी। देय विपत्र लिख कर दिया है, उसमें भी प्राय 2 आपके 3 महीने की आपकी कौन सा अवधि उसके अंदर होती है। बकाया खर्च, इसका भी अल्पकाल में आपको भुगतान करना है। बैंक से आपके जो अधिक की राशि आपने निकाली है बैंक अधिविकर्ष के रूप में, वो भी आपकी अगली जमा पर बैंक काट लेगा, तो उसकी अवधि भी कम होती है, इसलिए भी उसको क्या बोला गया, चालू दायित्व बोला गया। इसी प्रकार से अगर आपने ऋण भी शॉर्ट टर्म अवधि के लिए लिया है तो वो चालू दायित्व की कैटेगरी के अंदर आएगा। 2, 5, 6, 7, 8 महीने के लिए अगर लिया है ऐसा ऋण तो वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है, ये भी चल दायित्व का भाग है। तो हमने दायित्व के बारे में पढ़ा कि दायित्व को पक्षकार के आधार पर हम 2 भागों में बांटेंगे, आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। और समय के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा, दीर्घकालीन दायित्व और अल्पकालीन दायित्व। अल्पकालीन दायित्व को अपन चालू दायित्व के नाम से भी जानते हैं, करंट लायबिलिटी के बारे में भी हम लोग जानते हैं। अब जो इसमें अब ये टर्म्स हम जो समझेंगे वो अगली टर्म से आपके कौन सा बहुत इंपोर्टेंट खर्च को लेकर, यानी एक्सपेंडिचर्स किसे कहा जाए, इसको कितनी कैटेगरी के अंदर अपन वर्गीकृत करते हैं, ये विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। खर्च और वे दोनों प्राय समान शब्द लगते हैं, पर वे यानी एक्सपेंसेज और खर्च यानी एक्सपेंडिचर्स, दोनों में डिफरेंसेस हैं। क्या अंतर है इसको अपन विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेखांकन समीकरण से संबंधित 2 वीडियो अभी और शेष हैं जिनको पढ़ना हमें बाकी है, उसके बाद हम फिर प्रैक्टिकल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। जिन आपके व्यूअर्स ने नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर
नई वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता है। थैंक यू।